बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंसान कुछ दुनिया में आते हैं और वो उनकी छोटी सी लाइफ होती है, लेकिन उसमें वो बहुत कुछ अचीव करते हैं और फिर खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। आज एक ऐसे ही शख्स की कहानी जिसकी उम्र सिर्फ 46 ईयर थी और उसने एक बिल्कुल गरीब घराने में, एक मजदूर के घराने में आंख खोली, लेकिन जब वो दुनिया से गया तो पीछे कई बंगले, गाड़ियां और बैंक बैलेंस और पैसा अपने पीछे छोड़ गया। लेकिन उसकी जो मौत है जिस अंदाज में हुई, दुआ है अल्लाह ताला किसी को भी उस मौत से महफूज फरमाए और सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इस वाक्य को बयान करने का मकसद ये है कि उस शख्स के लिए आवाज़ बुलंद करना है जो इस वक्त मनो मिट्टी के नीचे सो रहा है। वो इस दुनिया से जा चुका, लेकिन उसके अहले खाना इंसाफ के मुतलाशी हैं। उसके बीवी और बच्चे शायद अब उन्हें वो इंसाफ नहीं चाहिए, लेकिन उसकी माँ और भाइयों को अपने बच्चे का खून जो है वो नज़र आता है और वो इंसाफ के मुतलाशी हैं। इस व्लॉग में हम बात कर रहे हैं कराची के उस बिजनेसमैन की जो पंजाब से निकलता है और इतना गरीब होता है कि उसके पास कराची जाने के लिए किराया भी नहीं होता। उसकी माँ अब यूँ करती है कि अपने बेटे के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अपनी गाय को बेचती है और उसके बाद जब वो गाय बेचने के ज़रिए उसके पास कुछ रकम आ जाती है तो वो उसी से किराया लेता है और उसके बाद कुछ रकम अपने साथ लेता है और कराची चला जाता है। कहते हैं कराची इतना बड़ा शहर है जहाँ पर कोई खाली हाथ भी जाता है तो वो शहर उसको वापस नहीं लौटाता, बल्कि उसको अपने दामन में एक माँ की तरह समेट लेता है और अगर कोई काम करने वाला हो तो उसके लिए वहाँ पर रिज़्क के दरवाजे खुल जाते हैं। बहरहाल जब वो पहुंचा बतौर मजदूर, वहां पर उसने काम शुरू किया और हर गुजरते वक्त के साथ अल्लाह ताला ने उसका बाजू पकड़ लिया, उसका हाथ थाम लिया और उसकी रोज़ी और रिज़्क को वसी कर दिया। इसी दौरान वो एक प्रॉपर्टी के बिजनेस के साथ मुंसलिक हो गया और जिसके बाद उसने शादी की और यूं उसके 4 बच्चे पैदा हुए। एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। जैसे ही दौलत आई उसके बाद इस शख्स के इम्तिहानात भी शुरू हो गए। इसका एक बेटा जिसकी जो है वो बिल्कुल छोटी उम्र का है और वो टिक टॉकर भी है, उसके पास भी गाड़ी है, बंगले हैं, अपने गांव में भी उसने ज़मीनें ख़रीद रखी हैं। इवन कि उसकी माँ जब उसको कोई बताती थी कि बेटा ये ज़मीन बिक रही है तो वो फौरी तौर पे अपनी माँ को कहता था कि आप देखिए और हम ख़रीद लेते हैं। इसी तरह उसने हज भी किया, अपनी माँ को भी उम्रा करवाए, हज करवाए, ख़ुद भी, अपने बच्चों को भी, और एक वेल सेटल्ड लाइफ जब उसकी शुरू हुई तो अब उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। 3 से 4 साल कबल उसकी शख्स की ज़िंदगी में एक नई औरत की एंट्री होती है और उसकी जान पहचान जो है कुछ अरसे बाद दोस्ती में तब्दील हो जाती है और यही दोस्ती आगे चलकर शादी में तब्दील होती है और ये खुफिया तौर पर शादी कर लेता है। लेकिन इसमें वो अपना राजदान अपने बच्चों और बीवी को बनाने के बजाय अपनी माँ और भाइयों को अपना राजदान बनाता है और उन्हें बता देता है कि मैंने ये एक शादी कर ली है। अब वो अपने बेटे की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ था और इसी तरह 3 से 4 साल का वक्त भी गुजर चुका है। लेकिन अब वो सोच रहा है कि जब उसके बेटे की 1 महीने डेढ़ बाद शादी हो जाएगी तो वो फिर अपना ये राज भी अपने बच्चों पर खोल देगा कि मेरी एक और भी बीवी है और मैं उसके साथ भी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। मीनवाइल इसी दौरान उसकी बीवी को शक होता है कि इसका जो आजकल जो चाल चलन है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ दिखाई देता है। उसे शक होता है कि शायद इसका किसी दूसरी खातून के साथ कोई सीन है, ये चक्कर चल रहा है। तो फिर वो इसको जब इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है तो इसे मालूम होता है कि ये खातून इसकी ज़िंदगी में है और फिर ये अपनी बेटे की शादी से पहले ही बता देता है। हालांकि इसका प्लान ये था कि वो जब अपने बेटे की शादी कर लेगा तो इसको भी वो डिस्क्लोज कर देगा कि हाँ मेरी एक और भी बीवी है। अब उसकी बीवी जाहिर है उसको सौतन जो है बर्दाश्त नहीं होती। वो उस खातून का जो नंबर है वो तलाश करती है, नंबर तलाश करने के बाद उससे बातचीत करती है और उसको कहती है कि देखो, या तुम नहीं या मैं नहीं, इस तरह काम नहीं चलेगा। अब ये वो इल्ज़ामात हैं जो उसकी माँ और भाई लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि उसने इससे रब्ता किया, उसको कहा कि तुम इससे छोड़ दो वरना
جو ہے میں تو اس طرح گزارا نہیں کروں گی۔ بہرحال جناب اس کے بعد صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کچھ عرصے بعد ہوا یہ کہ اچانک رات کے 10 بجے گاؤں میں فون جاتا ہے اس کی ماں کو اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو گولی لگ گئی ہے اور ہم اسے جناح ہسپتال لے کے جا رہے ہیں۔ جب وہ جناح ہسپتال پہنچتے ہیں تو وہاں پر پہنچتے پہنچتے ہی وہ زندگی کی بازی ہار چکا ہوتا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو غربت میں جس نے آنکھ کھولی اور مرتے وقت اربوں روپیہ اس دنیا پر چھوڑ کے گیا، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو اس نے 46 لاکھ روپے کی گاڑی بھی لے کر دی جس نے کی شادی ہونے والی تھی، اور اس کو ایک بنگلہ بھی لے کے دیا، اس کو گھر بھی لے کے دیا۔ بہرحال آیا کہ اس کے بعد جو پہلی بیوی نے فون کر کے بتایا کہ جی رات 10 بجے کال کی کہ آپ کے بیٹے کو گولی لگ گئی ہے، جناح ہسپتال لے کر گئے لیکن وہاں پر وہ اپنی موت مر چکے تھے۔ لیکن وائف اور بچوں نے پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کروانا، اور پھر ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی۔ اب ماں اور بھائی اس کا جو بندے کا شاہ نواز کا، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں شک تھا، ہمیں شک ہوا کہ گولیاں دو لگی ہیں، ایک سینے پہ لگی ہے اور ایک جو ہے بازو پہ لگی، جس سے متعلق خبریں یہ چلیں کہ یہ خودکشی ہے اور خودکشی اس شخص نے کر لی ہے، کیونکہ اس وقت جب یہ کیونکہ کچھ عرصہ پرانا واقعہ ہے تو اس میں پولیس نے یہ بتایا تھا کہ اس کے پاس اسلحہ بھی برآمد ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد ایف آئی آر کٹوانے یہ فیملی کراچی چلی گئی، اور وہاں پر جو پولیس نے آگے سے نیا معاملہ کھول دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کے جو بھائی ہیں وہ اس شخص کے مقدمے میں مدعی نہیں بن سکتے، یا تو اس کی وائف یا پھر اس کے بچے مدعی بن سکتے ہیں۔ بہرحال جو پیرنٹس ہیں، ماں ہیں اور بھائی ہیں، انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ یہ معاملہ خودکشی نہیں ہے بلکہ ہمارے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے، اور وہ الزام لگا رہی ہیں کہ ان کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک شخص اتنی سپیڈ سے وہ ترقی کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی زندگی میں اس کا ایک فیصلہ جو اس نے دوسری شادی کا کیا، اس کا حق ہے، لیکن اس نے وہ فیصلہ کیا، اور اس کے بعد اس فیصلے کے نتیجے میں اس کی زندگی میں یہ چیزیں خراب ہوئیں، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج پیسہ بھی یہاں پر ہے، اس نے کمایا، وہ یہیں کا یہیں رہ گیا، اور ہر چیز اس کی یہیں پر ہے، لیکن آج وہ خود اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی وائف اور اپنے بچوں کو اعتماد میں ضرور لیں، کیونکہ جب آپ خاموشی سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کے لیے مسائل جو ہیں وہ ضرور پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی وائف کا آپ پر اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور کا۔ تو اگر یہ چیزیں پہلے ہی ڈسکلوز ہوئی ہوتی تو شاید اتنا معاملہ ہی نہ پھیلتا اور مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ بہرحال جی اللہ تعالیٰ اس فیملی کو انصاف دے، اور جو بھی اگر اس کو قتل کیا گیا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کر کے جو قاتل ہیں ان کو پکڑنا چاہیے، اور اگر یہ خودکشی ہے تو ظاہر ہے اس معاملے کو بھی حل کرنا چاہیے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس فیملی کو سیٹسفائی بھی کرے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔